चलिए सर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपना सवाल देखने जा रहे हैं। एक छोटा सा हमारे पास बेसिक इलस्ट्रेशन है। सर वो कहता है हमारे पास, वो कहता है सर, सेल्स है मेरे पास 50,000 की। रिटर्न इनवर्ड्स, जिसको मैं अच्छे अल्फाज में क्या कहता हूँ, सेल्स रिटर्न। सर वो कितने का है? 1,000 का। फिर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड्स दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड्स दिया हुआ है, ड्राइंग ऑफ गुड्स दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। कहता है प्रिपेयर करो कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। सर मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों का, ठीक है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों का, बिल्कुल बताया था। मुझे बताएं यहाँ पर कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स में से किसको हटाएंगे और किसको इंक्लूड करेंगे। कैरेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स में से किसको हटाएंगे और किसको इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें इसमें से ना, कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, अगर आपको ये याद हो। कैरेज इनवर्ट्स हमारे पास होता है जो कि फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम सप्लायर टू आर वेयर हाउस। जो सप्लायर से लेकर हमारे वेयर हाउस तक पर होता है। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है सर? सर कैरेज आउटवर्ड्स ये होता है फ्रॉम आर वेयर हाउस टू कस्टमर प्रेमिसेस। सर आपको नहीं लगता कि ये एक सेलिंग कॉस्ट है? हाँ सर, आप सेल कर रहे हैं और आप उसको एक एज अ इंसेंटिव कह रहे हैं कि भाई लो, तुम जो है ना अपने अपने वेयर हाउस से, हमारे वेयर हाउस से हम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री कर रहे हैं कस्टमर के लिए। आपको नहीं लगता ये सेलिंग कॉस्ट है? बिल्कुल सर, मार्केटिंग या सेलिंग कॉस्ट कह सकते हैं आप इसको। सर आपको नहीं लगता ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है, आप रॉ मटेरियल या परचेजेस लेकर आ रहे हैं सप्लायर के पास से अपने वेयर हाउस तक। तो सर ये आपके पास बनेगा पार्ट ऑफ परचेजेस, और सर ये चार्ज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और सर ये एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, एक्सपेंस ये भी ट्रीट किया जाएगा एज एन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इसको हम ट्रीट करेंगे। डन है सर? प्लीज मुझे बताएं। चलिए सर, आए सर, अब इस सवाल को लेके चलते हैं आगे। सर मेरे पास सेल्स कितनी है 50,000 की। मेरे पास कंपनी का नाम है आलम लिमिटेड। आलम ट्रेडर प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 30 जून 2025। चले सर, मैं आलम लिमिटेड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। आलम ट्रेडर्स का, सॉरी, क्या बनाने जा रहे हैं हम? इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। डन है सर? सेल्स कितने की थी मेरे पास? सर सेल्स थी मेरे पास 50,000 की, मैं लेस कर दूंगा सेल्स रिटर्न जो कि मेरे पास था
1000 का। तो मेरे पास नेट सेल्स कितने की आ जाएगी मेरे भाई? सर ये आ जाएगी 49,000 की नेट सेल्स आपके पास। सर फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर मेरे पास आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। फॉर्मेट याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ट्स, लेस रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न लिख दें आसान अल्फाज के लिए। लेस परचेज रिटर्न, लेस ड्राइंग ऑफ गुड, और फिर यहाँ पर आप लेस कर देंगे। ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर आप लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, देन सर आपके पास आ जाएगा जीपी। सर इसको देख लेते हैं आगे ऊपर से। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 5000 की, 35,000 की परचेजेस थी। ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 5000 की, 35,000 की परचेजेस थी। सही है सर। इस 35,000 में से आपने क्या किया, आपने सर कैरेज इनवर्ट्स को ऐड कर दिया। कैरेज इनवर्ट्स को ऐड कर दिया 1000 से। कैरेज इनवर्ट्स को आपने 1000 पे ऐड कर दिया। परचेज रिटर्न को आपने कितने से, रिटर्न इनवर्ट्स को आपने 1000 से लेस कर दिया। कैरेज इनवर्ट्स कितने का था? रिटर्न आउटवर्ड्स 2000 था, तो 2000 का रिटर्न आउटवर्ड आपने लेस कर दिया। और सर ड्राइंग ऑफ गुड्स कितने की थी? सर ड्राइंग ऑफ गुड्स थी हमारे पास 5000 की, तो 5000 को आपने यहाँ पर लेस कर दिया। सर आप इन दोनों को नेट कर लें कि इन सारी चीजों को 35 माइनस 5, 30, और 28, 29,000 ये आ जाएगा। और सर आप इन दोनों को नेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29, 30, 34,000। 34,000 की आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। सर फिर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी कितने की? 8,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा जो कि हमारे पास होगा 26,000 का नेट। 49 की सेल्स थी, 26 का ये आ गया। तो सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आएगा मुझे बता सकते हैं? सर ग्रॉस प्रॉफिट मुझे लगता है 49 माइनस 26, 24, 24, 26, 50, 23, 23,000 का आपके पास कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सर ये पॉइंट समझ में आया तो आप मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, अगर यहाँ तक कोई क्लियर मसला नहीं है तो। डन है सर? आर यू श्योर? आर यू श्योर सर? क्लियर सब कुछ, सारी चीजें? चलें सर। अब अगर मैं फुल फ्लैज फॉर्मेट पे जाऊं, देखिए मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज, इधर समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए मैं बात करता हूँ नेट सेल्स की। मैं कहता हूँ नेट सेल्स आएगी, ठीक है, लेस करूंगा
मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर ये मेरे पास इन दोनों का नेट ऑफ क्या अमाउंट आएगा? सर ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर फिर मैं ऐड करूंगा अदर इनकम, जो कि आपके पास अदर देन ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और सर मैं लेस करूंगा अदर एक्सपेंसेस, जो कि लेस देन ट्रेडिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा? मुझे बताएं, जल्दी से बता दें। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा? सर ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। डन है सर। अब अगर मैं इन सब की सिंगल सिंगल करके मैं चीजों को बात करूं, देखिए अगर मैं बात करता हूँ नेट सेल्स की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नेट सेल्स की। इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। मैं अगर बात करूँ नेट सेल्स की, तो सर ये नेट सेल्स मुझे पता है कैसे आती है। हाँ सर पता है। सेल्स का एक अमाउंट आता है, इससे मैं लेस कर देता हूँ रिटर्न इनवर्ट्स को, तो मेरे पास नेट सेल आ जाती है ना सर? यही होता है, ऐसे ही होता है। यस या नो में बताएं। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? मैंने 1,101 दफा निकाल लिया। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहां से उठा लूं, फॉर्मेट को पूरे, फॉर्मेट कहाँ गया? हमने कहाँ रखा था फॉर्मेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ये रहा। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी तरह से आती है। कॉपी। सर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट। डन है सर। क्लियर? चलो फिर मैं अगर एक स्टेप और आगे बढ़ूं, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे लेकर आया? सर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूं लेकर आया, इस तरह। सर ये रही मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन सर। अच्छा अब आए अदर इनकम पर। अगर मैं बात करूं इस अदर इनकम की, सर मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा। देखिए मैं पूरी एक कंट्रोल शीट आपके सामने रखा हूं। अगर मैं बात करूं अदर, OTHER, अदर इनकम। सर तो सर अदर इनकम में मेरे पास क्या क्या आता है? सर अदर इनकम में मेरे पास डिविडेंड रिसीव्ड, अगर मुझे कोई डिविडेंड मिला तो वो आता है। सर अदर इनकम में मेरे पास कमीशन रिसीव्ड आता है, अगर मैंने किसी चीज पर कमीशन लिया तो वो आता है। सर याद करें, मैंने आपको एक और चीज बताई थी डाउटफुल डेट की। सर मेरे पास अगर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ, सर तो वो यहाँ पर आता है। और सर फिर मेरे पास बाकी और तो कुछ चीज अदर इनकम में नहीं आती, मेरा ख्याल है। और चीजें कुछ मेरी याद तो नहीं आ रही ऐसा। तो सर अदर इनकम इतना ही होता है? हाँ सर इतना ही लगता है, अदर इनकम बस काफी है। हाँ सर एक चीज मुझे याद आ गई। सर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। सर इंटरेस्ट कब रिसीव होता है आमतौर पे? सर जब आपने कोई अमाउंट अमाउंट बैंक में सेविंग पर्पस के लिए रखवाया होता है, तो आपको इंटरेस्ट की एक इनकम होती है। डन।
तो सर वो इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पर आ जाता है अदर इनकम के तौर पर। सर अब आते हैं हम अदर एक्सपेंसेस पर। ये एक कंट्रोल शीट है भाई पूरी फॉर्मेट की सारी चीजों की। तो सर इसको अपने पास लाजमी या तो इसी तरह बना लीजिएगा, या तो फिर इसका प्रिंट व्रिंट कुछ निकाल लीजिएगा। ये आ गया अदर एक्सपेंसेस। सर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से एक लाइन अदर एक्सपेंसेस के लिए। ये मेरे पास आई लाइन देयर। सर ये थोड़ा सा ना इसके साथ कंप्लाई हो रहा है, मिल रहा है, तो कुछ अलग सा करना पड़ेगा इसके लिए। इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं। हाँ कुछ बेहतर है। चले सर, अब अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए अदर एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, लिस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। एस ई एस, अदर एक्सपेंसेस। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें मेरे पास रेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और मुझे याद आ गई। सर आपके पास इंटरेस्ट रिसीव के साथ रेंट भी की भी इनकम होती है, एक दो तरह की। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी रेंटल बेस में चढ़ाई हुई है, तो रेंट इनकम भी आपके पास आ रही होगी। रेंट पेड, रेंट चार्जेस एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, फिर मेरे पास फिर मेरे पास रेंट चार्जेस के साथ साथ सर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सर फिर मैं बात करूं अगर, तो मेरे पास वाटर एंड सप्लाई आ गई। सर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ गए बैंक चार्जेस आ गए। सर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गए। सर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं सर, और अदर कोई भी एक्सपेंसेस में रख लें। और हम रख सकते हैं, अच्छा एक और चीज सर लास्ट जो मुझे लिखना था, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये मेरे पास एक और एक्सपेंस होता है जिसको मुझे हमेशा हमेशा याद रखना होता है। डन सर, अदर एक्सपेंसेस डन। क्लियर है भाईजान? सर एक बॉक्स बनाए, इसको एक बॉक्स में बंद कर दें डब्बे में। डब्बे को सेट कर दें। पूरा मैंने एक्सपेंसेस आपके, सारी चीजें मैंने आपके सामने लाकर रख दी हैं। आई होप ये जो मैंने समरी लेक्चर की तरह बनाया है आपके लिए, ये आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर सर? सर ये इस पेज को लाजमी कॉपी करिएगा जिसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, ठीक है? चलें सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, एक चीज सोचिए कि जो मैंने यहाँ तक इतनी लंबी चौड़ी बातें कहानी करी, वो मेरे पास किस चीज की कहानी थी? सर वो मेरे पास कहानी थी, वो मेरे पास कहानी थी इनकम स्टेटमेंट की। मैं कब से डिस्कशन कर रहा था ये, मुझे डिस्कशन करते हुए इतने दिन हो गए। सारी मैं बातें किन चीजों की कर रहा था? इनकम 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 इनकम। मैं अभी जो है ना, मैंने जो पहला एरिया देखा, अगर मैं हाईलाइट करके भी बताऊं मेरे भाई, तो मैंने ये वाला एरिया देखा है अभी। क्या ये बात आइडेंटिफाई की जा रही है आपसे? ये वाला एरिया इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मेरे पास बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी बाकी है। सर आया उसको देखना शुरू करते हैं अब से।
फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम दिस पॉइंट हम क्या देखने जा रहे हैं सर? हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ सी आई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉमनली नोन एज बैलेंस शीट। अब जैसे इसके नाम के आगे बैलेंस शीट लिखा हुआ है तो इसको लाजमी बैलेंस होना भी जरूरी है। सही है सर? इसके नाम के आगे भी अगर बैलेंस शीट लिखा हुआ है तो इसको लाजमी बैलेंस होना भी जरूरी है। चले समझते हैं सर, इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसको मैं कहता था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर मुझे बताएं, प्लीज जल्दी से बताएं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ थोड़ा बहुत अगर याद हो तो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था? कुछ याद है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था? लिख के बताएं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ी माजरत, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं सर, मैं ख्याल कर रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने आपको। क्या होती है सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन? बिल्कुल सही कहा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है मेरे पास, एसेट्स बराबर होता है, एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है सर, यही होता है। अब ना हमारे पास है कॉन्सेप्ट क्या सर? अब हमें इन तीनों को अलग अलग तोड़ तोड़ कर देखना है, यानी कि एसेट्स कैसे होगा, लायबिलिटी कैसे होगी, कैपिटल कैसे होगा। मतलब सर अगर मैं आसान सी बात करूं, अगर मैं एसेट लिखूंगा तो कैपिटल और लायबिलिटी का सम मिलाकर लाजमी एसेट के बराबर आना ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डन सर। अच्छा, एसेट हमेशा हमेशा बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एसेट्स कितने टाइप के होते हैं मुझे ये बताएं सबसे पहले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, यस या नो? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एसेट्स दो टाइप के और लायबिलिटीज भी दो टाइप की, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट और करंट, है ना सर, यही होता है। अच्छा, नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है? नॉन करंट वो होता है जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है, करंट वो होता है जिसकी यूजफुल लाइफ लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है। तो सर मुझे इन दोनों की बाइफर्केशन बता सकते हैं, ऐसा ही होता है? प्लीज बता दें। यही बताया था ना मैंने पहले? सही।